चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना का समय आपका 326 से 322 के बीच माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है जब उसने गद्दी धारण कर ली, वो समय आपका 298 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, ठीक है, अपने गुरु का नाम है चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उस समय मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व नंद वंश के एक राजा है जिनका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद महत्वपूर्ण राजा नंद वंश का सबसे पहले यही था। महापद्मनंद के बाद राजा आया घनानंद। ठीक है। और घनानंद जो है उसको हराकर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। समझ में आ रहा है आपको? चाणक्य की मदद से ही नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर सम्राट अशोक, नंद वंश के राजा महापद्मनंद और उसके पुत्र घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मात्र 25 वर्ष की आयु में ही मगध के सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके अपनी प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इस समय 305 ईसा पूर्व में एक तत्कालीन यूनानी राजा था जिसका नाम है सेल्यूकस। क्या नाम है? सेल्यूकस। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिम के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। फिर से सुनिए। 305 ईसा पूर्व तत्कालीन उसी के समय का राजा है सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर को जो है वो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। संधि हो गई। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने संधि होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसको चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। साथ ही इस बीच सेल्यूकस ने अपनी खुद की एक बेटी है जिसका नाम है हेलेना। सेल्यूकस को इस समय चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा शक्तिशाली राजा और कोई नज़र नहीं आता था और इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता से प्रभावित होकर उसको अपनी बेटी हेलेना से उसका विवाह करवा दिया। ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज को भी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और यही वो मेगास्थनीज है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और यही आपका एग्ज़ाम में बोर्ड का क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो आपको ध्यान रखना है। इस मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, इम्पोर्टेंट है ये, आप ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के सारे भूभाग सम्मिलित हो गए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया था और उसने उत्तर से लेके पश्चिम, पूरब और दक्षिण चारों दिशाओं में अपना पताका को फहराया। इसके बाद दो ग्रंथ हैं आपके, तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू। इम्पोर्टेंट है, दोनों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दो ग्रंथ है जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण
किया, क्योंकि उत्तर भारत में वो अपना झंडा लहरा चुका था। और हमें सिर्फ ये 2 ही ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अहनानुरू और मुर्नानुरू ही हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद ध्यान दीजिए, वृद्धावस्था में जब वो चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया तो उसे एक जैन मुनि मिला, जैन मुनि, ठीक है। जैन मुनि का नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। उस जैन मुनि से वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने उस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली और उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और उसने 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में आता है, मैसूर लिखा है, मैसूर का नया नाम कर्नाटक ही है। तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, ठीक है। जैन धर्म अपना लिया था इसने। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि मैम पहले ये कौन सा था, तो इससे पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म हिंदू धर्म था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कई घटनाएं आई जिसकी वजह से, और साथ ही उसे ये भद्रबाहु जैन मुनि मिल गए और उनके धर्म से, उनकी अच्छाइयों से, नेकी से चंद्रगुप्त मौर्य इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन के एक क्षण में इस धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को, और अपनी ज़िंदगी का आखिरी टाइम श्रवण बेलगोला नामक स्थान जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर संलेखना विधि जो होती है उसमें ये होता है कि खाना पीना सब छोड़ देते हैं और भूखे रहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास की विधि अपनाकर अपने प्राण वहीं पर ही श्रवण बेलगोला में ही त्याग दिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। और इसका समय है आपका 272 ईसा पूर्व से 298। इसको पढ़ेंगे हम कैसे? 272 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो बिंदुसार का माना जाता है। सम्राट नहीं बने हैं अभी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ उत्तर भारत पर ही अपना पूरा अच्छे से राज किया है। दक्षिण भारत के लिए केवल 2 ही मुर्नानुरू और अहनानुरू ग्रंथ बताते हैं कि उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर उसके बाद बिंदुसार के लिए साम्राज्य छोड़ दिया था और वो खुद श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था, जिसे क्वेश्चन है किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स की उपाधि दी है। तो बिंदुसार जो है उसे अमित्रोचेट्स कहा है। किसने? यूनानी लेखकों ने। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास में अमित्रोचेट्स की उपाधि किसे मिली हुई है और किसने बोला है? तो यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स बिंदुसार को बोला। फिर इसके बाद इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं बच्चों बिंदुसार की। जैसे देखिए, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। ऐसी कई उपाधियाँ इसे मिली हुई है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। फिर उसके बाद बौद्ध ग्रंथ है एक दिव्य दान, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। इस दिव्य दान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में अशोक का ही पोता है सुसीम, उसको भेजा गया। तो आप ध्यान रखेंगे, दिव्यदान इम्पोर्टेंट है। दिव्यदान में उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और उन बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक और उसके दूसरे बेटे सुसीम को भी भेजा इसका दमन करने के लिए। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम, इम्पोर्टेंट राजा है यूनानी शासक, पहला राजा बिंदुसार के राज दरबार में एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत बनाया। तो एंटी राजा का नाम क्या बताया मैंने? यूनानी राजा है एंटीयोकस प्रथम और राजदूत का नाम है डाइमेकस। तो इसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया। फिर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिलनी। क्या नाम है? पिलनी। तो पिलनी क्या कहता है? पिलनी कहता है कि एक मिस्र नरेश है फिलाडेल्फस मेलिद्वितीय, फिलाडेल्फस ही है इनका पूरा नाम वैसे तो। पिलनी के अनुसार मिस्र नरेश, मिस्र का राजा है फिलाडेल्फस। क्या नाम है? फिलाडेल्फस। इस फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा।
तो आपको 2 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। एक तो एंटीयोकस ने भेजा डाइमेकस को, एंटीयोकस डाइमेकस ऐसे याद कर लेना, एंटीयोकस डाइमेकस। तो एंटीयोकस के टाइम में आया है आपका डाइमेकस राजदूत, और पिल्ली बोल रहा है तो मिस्र का राजा है फिलाडेल्फस, तो फिलाडेल्फस ने मिस्री राजदूत भेजा है डियानीसियस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके समय 2 यूनानी जो है राजदूत इसके दरबार में आए हैं। ठीक है।